हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएच एंट्रेंस एग्जाम के भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी आपको बतानी है कि वो किसकी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, या फिर ग्राम पंचायत की। तो फ्रेंड्स, का सिंपली आंसर है सी, योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि 5 साल के लिए वो एक ऑब्जेक्ट को लेके, एक पर्पस को लेके उस पूरे साल में देखे कि कितना हमें किस चीज पे फोकस करना है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी किससे रिलेटेड थी? वो मेन फोकस कर रही थी हमारे एग्रीकल्चर पर। सेकंड, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती। जो ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट ने किस पे फोकस किया, सेकंड ने किस पे फोकस किया, और यहाँ तक कि इनका जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, तो हम इस पर भी अपने 20 डे सीरीज में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, यानी कि उसका जो अंतिम प्रारूप होता है उसको कौन फाइनल करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग बनाता है, लेकिन जो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और 20 मार्च 1950। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि इस योजना आयोग का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर कैबिनेट सचिव? तो फ्रेंड, जो योजना आयोग है उसका जो प्रधानमंत्री होता है, वो सॉरी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका जो हेड होगा वो उस टाइम पीरियड में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका हेड बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी? संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, या फिर संविधान के एक प्रावधान द्वारा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योजना आयोग की स्थापना कैसे की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था उसके बाद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अप्रूवल कौन देता है फाइनल? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, या फिर 1 जून 1953? तो फ्रेंड्स, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अब 1 अप्रैल 1951 में आई थी, जिसका जो ऑब्जेक्ट था वो था एग्रीकल्चर पर फोकस करना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृषि, उद्योग, पर्यटन, या गरीबी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, गरीबी। ठीक है, वो सॉरी, कृषि। ठीक है, कृषि। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? अब आपको बताना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। प्रोफेसर DR गाडगिल, MN राय, मन्ना नारायण, या फिर PC महालनोबिस? तो फ्रेंड्स, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? वर्ष 1947, वर्ष 1949, वर्ष 1950 या वर्ष 1952? तो फ्रेंड्स, जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1952 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजना विकास जिसको प्लानिंग हॉलीडे भी बोला जाता है, ये कब हुआ था? 1962 के चीन भारत युद्ध के समय, 1966 के सूखे के बाद, या फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब हमारे देश में सूखे की स्थिति आ गई थी 1966 में, तब प्लानिंग हॉलीडेज रखे गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अगर हम इस्पात कारखाने की बात करें तो वो इन सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन सभी एरिया में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित की गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर नवीं? तो फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की योजना की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने निर्धारित किया गया था? तो वो था 8%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में स्थित। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया? 1978 से 79, 1981 से 82, 1993 से 1994 या फिर 1999 से 2000? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मुद्रास्फीति की माप की बात करें तो इसके लिए जो आधार वर्ष माना गया था वो था 1993 से 1994, एक साल के लिए। तो ऑप्शन बी, ये इसको आधार वर्ष माना गया, इसके अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति की माप की जाती है। तो फ्रेंड्स, सी यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सीमा, आय, निगम या ये सभी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेखा समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से या फिर इन सभी से? तो फ्रेंड्स, रेखा समिति की बात करें तो इसका संबंध होता है अप्रत्यक्ष कर से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, बिक्री कर की बात करें तो ये कार्य होता है राज्य सरकार का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, यानी बताना है भारत को सबसे ज्यादा जो आय होती है कर आय यानी कि टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है वो किससे होती है? निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या फिर निर्यात शुल्क से? तो फ्रेंड, भारत को ये सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है उत्पादक शुल्क से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर एंड दान कर। देखिए, ऊपर भी वही क्वेश्चन था, नीचे भी यही है, बट आपको क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस स्लाइटली डिफरेंट है और आपको उसमें से आंसर देना है, यानी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आंसर सिर्फ अपने क्वेश्चंस के और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। हो सकता है क्वेश्चन कई बार सेम हो, ऑप्शंस चेंज हो जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, वो है आयकर।
क्योंकि यहाँ पे सैलरीड पर्सन बहुत है। नेक्स्ट है राजा चलैया समिति का संबंध है। फ्रेंड्स, ये बहुत पूछा जाता है। राजा चलैया समिति भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राजा चलैया समिति जो है, ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, कर सुधारों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये सारे ही प्रत्यक्ष कर हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर आपको पता होंगे, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो कि पर्सन से डायरेक्टली लिए जाते हैं, जैसे कि संपत्ति कर। कोई पर्सन अगर संपत्ति परचेस कर रहा है तो ये सिर्फ उसी से लिए जाएंगे जिसके नाम से वो संपत्ति खरीदी जा रही है, ठीक है, या बेची जा रही है, जिसके नाम से वो संपत्ति है, ठीक है, तो यही डायरेक्टली है। आयकर, जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है सिर्फ उसी से चार्ज होगा। उपहार कर, जिसको उपहार मिला है उसी से जनरेट होगा। तो ये डायरेक्टली उसी पे इम्पोज किया जाता है ये वाला टैक्स, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, या फिर योजना आयोग, एक मिनट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा योजना आयोगारत के नए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए मिश्र। तो यहाँ पे बताना है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, देखिए आर्थिक फाइनेंशियल सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक बात की जा रही है, फाइनेंस से रिलेटेड बात की जा रही है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है, जो कि हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब नहीं होता वैट, लेकिन हम ऑप्शन क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वैट भी एक तरह का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, या फिर 31 मार्च 2005। तो फ्रेंड्स, वैट की बात की जाए तो ये इंडिया में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की विधिगिरा मुद्रा है यूरो, मॉडल डॉलर, रुपया, या फिर पाउंड स्टर्लिंग। तो विधिगिरा मुद्रा वो होती है जो कि इजिली एक्सेप्टेबल हो, जो चलती हो, ठीक है। तो भारत की, हम सबको पता है, भारत में रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है, और ये यहाँ पे जो हमारे जो एक्सचेंज होता है उसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी रुपया राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, या फिर मुद्रास्फीति। तो फ्रेंड्स, जब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई चलाई जाती है तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है, मुद्रा का जो मूल्य है वो तो गिर गया लेकिन कीमतें बढ़ गई। ऑप्शंस है मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, अवमूल्यन, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणी, ऋणदाता, या फिर पेंशनकर्ता। देखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति में अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इससे कौन लाभान्वित होगा? इससे सिर्फ वही लाभान्वित होगा जो कि ऋणी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब तक की बात करें तो अब तक जो इसका जो अवमूल्यन किया जा चुका है वो किया जा चुका है 3 बार। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आप ये मत सोचिएगा बहुत ईजी है, इस तरह से नहीं आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स, डी आंसर राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एक मिनट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935,
अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें इसकी नेशनलाइजेशन की तो वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक कभी भी डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करती है, ये बैंकों के साथ डील करती है। इसके अंदर अकाउंट बैंक्स ओपन करवा सकते हैं, जो बैंक होती हैं वो अपना अकाउंट इसके अंदर ओपन करवा सकती हैं, इसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्तनी में हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें शुद्ध बताना है, ठीक है। गंधर्व, इस तरह से गंधर्व, गंधर्व या फिर गंधर्व। तो फ्रेंड्स गंधर्व की बात करें तो वो उसके लिखने का तरीका ये होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र लिखने का जो सही तरीका है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की जा रही है कुरुक्षेत्र की, वो यहाँ पर आप देखिए कुरुक्षेत्र में रा पे जो मात्रा है वो कभी भी इस तरह से नहीं आती, वो इस तरह से आती है नीचे की तरफ डाउन की हुई, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें यहाँ पर बताना है उज्जवल लिखने का तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे उज्जवल किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधा जा फिर से आधा जा, यानी 2 बार आधा जा लिखते हैं तब उज्जवल लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उज्जवल में उपसर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब 2 जा आते हैं साथ में आधा जा 2 आधे जा आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आते हैं जब ता वहां पे दिया हो तो ता आधे जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए अगेन हमारा राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर तो जलधि है, जलाशय, जलद है और वारिद है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलधि, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें पुत्र का दिया हुआ है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स पुत्र में अनुज है, अग्रज है, वारिज है, तनुज है। तो यहाँ पर अगर हम राइट देखें तो राइट आंसर है डी तनुज। नेक्स्ट हमें विलोम शब्द दिया हुआ है गरिमा का, तो अरुणिमा, लालिमा, कालिमा या फिर लघिमा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लघिमा, ठीक है। नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा का बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता होगा, उपेक्षा का होता है अपेक्षा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर आता है स्वाधीनता। स्वाधीनता की बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी पराधीनता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें वाक्यांश के स्थान पर संपूर्ण वाक्यांश का अर्थ प्रकट किया गया है, हमें बताना है। वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, यानी कि वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है असाध्य। नेक्स्ट है ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष में अनुरक्त हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोली जाता है अनूढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जिसका उत्तर न दिया गया हो, तो फ्रेंड जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोला जाता है अनुत्तरित, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है महीप का संधि विच्छेद करना है हमें, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका होगा मही प्लस बड़ी ई प, महीप, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है तमोगुण। तो फ्रेंड्स तमोगुण की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तमहा प्लस गुण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अतएव। अतएव के बारे में बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स इसका संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तदेव। तो फ्रेंड्स तदेव में हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत् प्लस एव होता है हमारा तदेव। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें संधि निर्मित करनी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मार्क प्लस लंघन में, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि
कौन सी यहाँ पे संधि होगी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आप इजीली बता सकते हैं उल्लंघन ही होगा, क्योंकि उल्लंघन कोई वर्ड नहीं होता, उत्खल्लंघन नहीं होता, उद्घन नहीं होता, उल्लंघन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और होगा शायद, मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क की जगह ऊ भी हो सकता था, लेकिन हम अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप उसकी जगह फिर भी इसको बेसिस पे इजीली लगा सकते हैं उल्लंघन, ठीक है, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो कोई मीनिंग उनका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है, जैसे कि है कामचोर, तो कामचोर का राइट आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है, तो कामचोर के अंदर हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आप बीती, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आप बीती में बात करें तो यहाँ पे आप बीती में जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है हमारा तत्पुरुष। नेक्स्ट आते हैं भलमानस, तो फ्रेंड्स भलमानस में देखें तो इसका राइट आंसर है, भलमानस के अंदर जो पुरुष है वो है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय पुरुष है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें शुद्ध वाक्य देखना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, या फिर मैं नित्य प्रातःकालीन समय घूमने जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रातः दिया हुआ है, नित्य दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे काल लगाने की जरूरत नहीं है, काल के समय, क्योंकि प्रातः के समय ही होगा जब प्रातः ऑलरेडी दिया हुआ है, और कालीन समय की भी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है, उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, उनके ऊपर यह अभियोग आरोपित है, या फिर यह अभियोग उनको लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखें तो उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, तो फ्रेंड्स अभियोग किसी के ऊपर ही लगाया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है उनके ऊपर, अगेन ऊपर आ गया, ये भी गलत हो गया। उन यह अभियोग उनको लगाया गया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उन पर यह अभियोग लगाया गया, क्योंकि अभियोग फ्रेंड्स ऊपर ही लगाया जाता है, तो ऊपर वर्ड यहाँ पे अलग से देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक में। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक संज्ञा जो है इसमें इस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है, हमें अपनी बड़ी बहन का आदर किसके साथ होने के कारण भी करना चाहिए, किसके कारण, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पूर्वजा होने के कारण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, क्या तमतमा, जगमगा, चमचमा या तप्त, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उसका चेहरा क्रोध से, तो वो क्रोध से होता है तमतमा रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय है, यानी कि बाद में पन आना चाहिए, तो फ्रेंड्स पन प्रत्यय नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया, तो देखिए अपनापन इसको अलग करेंगे तो इसका मीनिंग निकल कर आएगा, लड़कपन करेंगे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स लड़कपन में भी यहाँ पर पन है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, तो बचपन में भी है, लेकिन देखिए जलमय में पन नहीं है क्योंकि दिख ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताने के लिए उपयोग विकल्प का चयन कीजिए, पानी फिरना, पानी फिरने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किस्मत बदलना, बर्बाद होना, तब्दीली होना या चमकीला होना, तो फ्रेंड्स पानी फिरना का मतलब होता है बर्बाद होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रास्ते पर चलना, रास्ते पे चलने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स कुमार्ग त्याग कर सुमार्ग पर चलना, अत्यंत साधारण व्यक्ति होना, खाना बदोशों की तरह घूमना, या फिर किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना, तो रास्ते पर चलने का मतलब है किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। नेक्स्ट आते हैं, टूट पड़ना, टूट पड़ने का क्या अर्थ होता है, तो भारी संख्या में पहुंचना, प्रयाग करना, प्रस्थान करना या वृक्षों से फल गिर पड़ना, तो फ्रेंड टूट पड़ने का मतलब यहाँ पर होता है भारी संख्या में पहुंचना, तो कहते हैं ना वहां पे तो भीड़ टूट पड़ी है क्योंकि वहां पर सेल लगी हुई है, क्योंकि इस तरह से बोला जाता है, तो यहाँ पे टूट पड़ने का मतलब है भारी संख्या में पहुंचना।
गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म लेना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, या फिर फटे कपड़ों में लाल रत्न का चमकना। तो फ्रेंड, गुदड़ी का लाल का मतलब यहाँ पर होता है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पानी, सोना, नदी या तेल। तो फ्रेंड्स, में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी। नेक्स्ट है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यर्थ में अगर हम देखें सही संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है ये बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो तमिल भाषा की लिपि जो होती है वो द्रविड़ होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुप्त का मतलब भी रहस्य ही है, जिसको जाना अभी तक किसी ने जाना नहीं है। रहस्य का मतलब भी वही है, अभी किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे समानार्थी है, ना कि ये विपरीतार्थक है, जबकि ये सारी विपरीतार्थक है। उच्च का निम्न होना, विलोम शब्द है, इहलोक, परलोक, सगुण, निर्गुण, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर दिगु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें यथाशक्ति में समास की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें है हमारा अव्ययी भाव। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? आ, अति, अधि या अप। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविविशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो कुंडलिया वार्णिक छंद नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें लोकोक्तियां दी हुई हैं, उनके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनना है। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, यानी कि अपना माल लुटाना, विवशता का अनुचित लाभ उठाना, असावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है, या फिर बेहिसाब काम करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों का लाभ होता है, इसका मतलब होता है अंधे पीसे कुत्ता खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, नई नाइन बांस का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका क्या मतलब होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नए शौक का पूरा करने के लिए अजीब तरह व्यवहार करना। नई नाइन बांस का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका मतलब होता है। ठीक है। ये थोड़ा नया है इस तरह से, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा नया है, शायद आपने पहले ना सुना हो ये। नेक्स्ट है, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक है। इसका मतलब साधारणहीन व्यक्ति विवश होता है, या फिर बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, या फिर नंगे व्यक्ति को किसी से भय नहीं लगता, या फिर बेशर्म व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, इस पर आए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कि हीन भाव का शिकार होना, अपने काम के प्रति लज्जा का भाव रखना, जिद्दी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है, या फिर काम के लिए अत्यधिक खुशामद करना। तो फ्रेंड्स, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हीन भाव का शिकार होना। ठीक है। नेक्स्ट है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। अनामिका निराला की लिखी हुई काव्य संग्रह है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें बताना है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में देख लीजिए, टिकाऊ, आऊ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आऊ। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है
निम्न में से कौन सा एक प्रेमचंद की रचना है? त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता या निर्मला? तो फ्रेंड्स निर्मला बहुत ही फेमस है, तो आपने इजिली पता कर ली होगी, निर्मला है। नेक्स्ट है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बहुत बार करा चुकी हूँ, अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग। तो फ्रेंड्स में इसका राइट आंसर है ए अश्म, जबकि सैंधव, घोटक, तुरंग और एक और याद कर लीजिए है। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है, 4 है और एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ठाणे है नौ दुम डार कहे, धनु कांधे धरे कर सायक लाई। तो इसमें हमें बताना है ये क्या है, सवैया है, बरवई है, सौठा है या फिर लाला है? तो फ्रेंड्स में राइट आंसर है ए, ये एक सवैया है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो परिणाम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है परि, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड द्रव्यवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं के आगे 2 निष्कर्ष भी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें हमें सत्य मानकर विचार करना है, यानी कि एक तरह से ये हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसका निष्कर्ष है और बताना है कौन सा निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि फर्स्ट कथन है, शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। ठीक है, यानी कि सभी कलाकार शिक्षक हैं। सेकंड निष्कर्ष है, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये यहाँ पे बात नहीं सही बैठ रही है, जबकि सभी कलाकार चित्र बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू हो रहा है, जबकि निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो लागू नहीं हो रहा है, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगेन यहाँ पे हमें 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले कथन देखेंगे, सभी बकरियां बाघ हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये बकरियां हैं, सभी बकरियां क्या हैं, बाघ हैं। ठीक है, ये बाघ हमने ये बाहर लिख दिया। अब सभी बाघ बकरियां हैं, तो सभी बाघ जो हैं वो क्या हैं, बकरियां हैं, सभी बाघ क्या हैं, बकरियां हो गए। अब सभी सिंह बाघ हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंह हो गया, यानी सभी सिंह बाघ हैं। तो यानी कि कोई बकरी सिंह नहीं है। अब कोई बकरी सिंह नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई बकरी सिंह नहीं है, जबकि बकरियां तो सभी सिंह में आ रही हैं, और कोई सिंह बकरी नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे लागू होगा, देखिए हमारा निष्कर्ष यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा इसके अकॉर्डिंग कोई भी गलत हमें दिया हुआ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, ये भी और ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों में? केवल 4 फलक लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 4 इंच का एक ठोस विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों में? केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फलक काटेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आएगा वो 0 रहेगा, ना ही 4 यहाँ पे सही है, ना ही 8, ना ही 16। तो आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप एक रो बना लीजिए, यहाँ पर पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, ई बी से 4 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। अब ई जो है, ई को सेंटर में रखते हैं, ई कौन है, बी से बाईं ओर खड़ा हुआ है, तो बी को यहाँ रख देते हैं, बी के बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी हो गई, 40 मीटर की दूरी। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है, ए सी से खड़ा हुआ है, तो अभी हम इनके बीच में ना रख के अलग से रखते हैं। ए सी से बाईं ओर, तो सी यहाँ होगा तभी तो ए यहाँ होगा, और ये कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। डी ई से 20 मीटर दाएं है,
अब डी जो है वो ई से दाएं है 20 मीटर, तो देखिए ई के 20 मीटर यहाँ पर डी आ गया और ये दाएं भी हो गया। अब और सी से 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है, और सी से क्या है 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से बाएं देखें तो ये 50 मीटर हो गया। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। अब हमें बताना है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 20 ये हो गए, 50 ये हो गए, ठीक है। ए और सी के बीच में कितना है, डी और बीच की देखिए 20 ये हो गए, 50 ये वाले थे, ठीक है, और 20 ये वाले रह गए, तो कितने हो गए 50, 20, 70 और 20 कितने हो गए हमारे 90। तो ये 90 मीटर का फासला है। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे 90 मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि सुनीता अनीता से लंबी है, ठीक है, यदि सुनीता जो है, सुनीता को यहाँ रखते हैं, अनीता को यहाँ रखते हैं, ये इससे क्या है लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना जो है किससे लंबी है, चित्रा से, ठीक है, लेकिन बानू से छोटी है, बानू को यहाँ रखते हैं, बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है वो चित्रा से क्या है छोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनीता को हम छोटी है चित्रा से, तो यहाँ पर हम अनीता को इससे भी पहले रखेंगे, ठीक है, यानी कि चित्रा हमारी कहाँ पर आ जाएगी, चित्रा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर हमने अनीता रख दी, ठीक है। अब चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है, तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से बनाते हैं, चित्रा जो है क्या है बड़ी है किससे, सुनीता से, ठीक है, सुनीता से बड़ी कौन है, चित्रा, चित्रा बड़ी किससे है, अनीता से, ठीक है। अब अगर फिर इसके बाद की स्टेटमेंट में देखें तो बानू कौन है, बानू बड़ी है किससे, रीना से, और रीना किससे बड़ी है, चित्रा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो सबसे छोटी यहाँ पे पूछा है कौन है, तो सबसे छोटी तो यहाँ पे कौन हो गई, अनीता हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अनीता यहाँ पे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा, यानी कि ये मान लीजिए ये विकास है, इसके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर के सन की डॉटर है, इकलौता बोल रहे हैं, तो यानी कि विकास के भी फादर हो गए, ठीक है। विकास की फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विकास इसका कौन हो गया, विकास इसका ब्रदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूछा है लड़की के साथ क्या संबंध है, तो लड़की उसकी कौन हुई, बहन हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लड़की उसकी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है। परसों बृहस्पतिवार था, तो देखिए फ्रेंड्स आज शनिवार है, जैसे कि मानिए आज क्या है, आज शनिवार है, परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि कल क्या हो गया, कल शुक्रवार होगा, तभी तो परसों बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अगर परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, शनिवार है तो कल हो गया, ठीक है, कल रविवार होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, आगामी यानी कल को हमारा रविवार होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। अब बच्चों की पंक्ति बना लीजिए, रवि कौन है, दाईं ओर से चौथा है, रवि दाईं ओर से 1 2 3 4, ये रवि है, दाईं ओर से क्या है चौथा। अब श्याम बाईं ओर से दूसरा है, ये बाईं ओर है 1 2, ये हो गया श्याम, ठीक है, ये हो गया रवि।
जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। तो कोई भी इस तरह से ले लीजिए। पहले ये क्या था, ठीक है, पहले ये यहाँ पर चौथे नंबर पे था, अगर ये अपनी अपनी पोजीशन बदलते हैं 9वें नंबर पे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे रवि को होना चाहिए। तो अब इसमें पूछा है श्याम की बाईं ओर की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे श्याम है, ये दूसरे नंबर पे था, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये हमारा श्याम की स्थिति 7वें नंबर पर होगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। अब उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब उसका पुत्र हुआ तब वो कितने वर्ष का था। पुत्र के समय माता की उम्र हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 35 से 7 माइनस कर दीजिए, तो यानी माँ की उम्र उस समय 28 होगी जब वो उसका बच्चे का जन्म हुआ होगा। और पिता की देख लीजिए, उस टाइम 32 थी और ये 28 थी, तो दोनों में कितना अंतर हो गया, 4 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, दोनों में पति पत्नी में 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट। अब देखना है परमानेंट में यहाँ पर कौन से अक्षर नहीं बनते हैं। रेमनेंट ये बन सकता है क्या, ट्रैम्प, मेंटोर या फिर एम्पियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो मेंटोर जो है वो यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है और परमानेंट में ओ नहीं होता है, जबकि एम्पियर बन सकता है, ट्रैम्प बन सकता है, रेमनेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर टू एज। हमें बताना है जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी कि हमें बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कंसर्न होती है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी की। आप ये याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों की ही बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CII स्टैंड्स फॉर। यानी कि CII का क्या मतलब है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिर सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स CII की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शियली और फुल्ली। यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक उद्योग के क्षेत्र में राज्य की वापसी के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री या सेक्टर को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं, फिर वो चाहे फुल पार्शली हो या फुल्ली। तो ये प्राइवेटाइजेशन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये है कि विड्रॉल कर लिया है स्टेट का इंडस्ट्री ने, अब इंडस्ट्री उस पर सारे वर्क करेगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एक इंडस्ट्री या सेक्टर लेगा, यानी कि उस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए 1990, 1991, 1993 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
3 जो कि है 1993 में रंगराजन कमेटी बनाई गई थी और इसका काम था जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑन, यहाँ हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो कब किया गया था? 15 मार्च 1991, 23 अगस्त 1993, 23 सितंबर 1993 या फिर 6 मई 1994। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 23 अगस्त 1993 को, बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो किसको रिप्लेस करके आया था? फेरा, एमआरटीपी, पोटा या नन ऑफ दीज। फ्रेंड, तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट आया था एमआरटीपी को रिप्लेस करके, क्योंकि एमआरटीपी में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके थ्रू जो फेयर इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा था वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा उनको इनकरेज करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया जिससे कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया एमआरटीपी एक्ट को। नेक्स्ट है कंपटीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। अब हमें बताना है कंपटीशन एक्ट कब आया था? जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999 या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये आया था दिसंबर 2002 में, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अब इसमें बताना है कौन सी कमेटी कॉम्पिटिशन एक्ट है उसको बनाने की सिफारिश करी थी? हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, अ कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो देखिए यहाँ पे नाम से भी हमें पता चल रहा है इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने हेल्प करी थी, सिफारिश करी थी कि कॉम्पिटिशन एक्ट लाया जाए। नेक्स्ट है विच पॉलिसीज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी कौन सी पॉलिसी है जो कि हेल्प करे कंसर्न होती है रेवेन्यू को रेज करने में टैक्सेशन के थ्रू या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसके पैटर्न के लेवल को डिसाइड करके, कौन सी पॉलिसी ये बताती है हमें? मॉनेटरी, फिजिकल, कैश या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगी हमारी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिजिकल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से हम रेस करें, फिर वो चाहे टैक्सेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर का जो हमारा पैटर्न है उसको इंक्रीज करके, या फिर क्या पैटर्न होना चाहिए इसके बेसिस पर ये डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन पर्सन जिम्मेदार होता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल जो वो हमारा जो बजट होता है यूनियन बजट जिसको बोलते हैं वो संसद में प्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स टू द राइट व्हेन। यानी कि जो डिमांड कर्व होता है हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए वो हमारा शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ। यानी कि देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है दाईं ओर की तरफ बाहर की ओर जाएगा, तो उसका क्या मतलब होता है? द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, यानी कि जो हमारा उसी की जैसा जो स्थानापन अच्छे मूल्य का जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि उस सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस में वो राइस हो जाएगा उसका प्राइस, या फिर कंज्यूमर इनकम फॉल, कंज्यूमर की जो इनकम है डाउन होने पर होगा ऐसा, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इन द फ्यूचर, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा, या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, यानी कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये किस सिचुएशन में होगा? जब हमारी डिमांड
फॉल होगी आउटवर्ड साइड में। तो देखिए हमारी जो डिमांड कर्व है हमारी वो आउटवर्ड साइड में फॉल करेगी, या फिर हम कह रहे हैं आउटवर्ड साइड में जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है आउटवर्ड की, तो यहाँ पर ये तब होगा, ना ही कंज्यूमर की इनकम फॉल में होगा, ना ही जो फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तब होगा, और ना ही उस सिमिलर प्रोडक्ट में फॉल होगा। ये सिर्फ तब हो सकता है जब उसी प्रोडक्ट यानी कि जो उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसमें फॉल आया, उसका राइज आ जाएगा। जब उसके प्राइस राइज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमारा यहाँ पर राइज होगा, तभी हमारा जो डिमांड कर्व है वो आउटसाइड में वर्क करेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर गुड इज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी है और उसके प्राइस जो है राइजेस में है, द रेवेन्यू विल, तब रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी, जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा, रिमेन कांस्टेंट यानी वैसा ही रहेगा, राइज यानी कि बढ़ जाएगा, या फिर डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिस्पॉन्स, यानी कि ये देखेगा कि सप्लाई उस तरह से क्या उसकी रेस्पोंडेंट्स है, यानी कि वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी भी गुड के लिए डिमांड हमारी इनइलास्टिक है और उसके जो प्राइस हैं वो राइज हो रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हमारा जो रेवेन्यू है, इसके लिए जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक है प्रोडक्ट यहाँ पे, तो रेवेन्यू यहाँ पर हमारा ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। अब इसमें से कौन सा मार्केट फेलर का एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है, फेलर टू प्रोड्यूस मेरिट गुड्स, यानी मेरिट गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, या फिर जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है, या फिर जो अकाउंट एक्सटर्नीज है उसको नहीं देख पा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट फेलर के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो जो मेरिट गुड्स हैं या पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जब उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो मार्केट में वो किस तरह से वर्क करेगी। उसके साथ ही साथ देखें तो एक्सटर्निटीज जो होती हैं उनको उनका जो लेखा जोखा होता है उनको करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो देखिए प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फेलर की बात की जा रही है। तो मार्केट फेलर उसकी जो अगर हम बात करें उसकी जो वर्किंग है वो मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है उसका। वो मार्केट में क्या काम है उसका, प्रोडक्ट को सप्लाई करना और जो भी मार्केट में कंडीशंस हो रही हैं उसका सारे लेखा जोखा रखना, बाहर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें रखना। जब वो ये सब चीज़ नहीं कर पाएगी तो मार्केट में फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फेलर्स ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक कंपनी मार्केट फेलर की पोजीशन में जा सकती है अगर वो इन सारी सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी का प्राइमरी फॉर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रूप या प्राथमिक कारण नहीं है, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फिर फॉरेस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो हेयर ड्रेसिंग भी एक एक्टिविटी है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, एंड बैंकिंग भी। जबकि फॉरेस्ट्री बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी की प्राइमरी सोर्स में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ, यानी कि जो हमारा जो प्राइस है गुड्स का वो उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होगा। द करंट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा करंट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो हमारे इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, या फिर जो हमारा करंट प्राइस है इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, या फिर हमारी क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांड आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी सप्लाई से, या फिर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसमें कमी आ जाएगी, उसकी
कॉस्ट में। तो देखिए जब हमारे माल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम जो हमने सेट करके रखा है उससे हमारा जो करंट प्राइस होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो हमारा यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम हमने सेट किया होता है उससे हमारा करंट प्राइस क्या हो जाता है, लो चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी किसके थ्रू मेजर की जाती है, द ग्रोथ ऑन प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म के आउटपुट पर, द ग्रोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, यानी कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ पर, टोटल आउटपुट या टोटल इनपुट पर, या फिर टोटल आउटपुट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स में जो भी हमने टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। तो देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑलवेज मेजर की जाती है टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, यानी कि टोटल कितना आउटपुट आया है और उससे कितना इनपुट निकल कर आया है। आउटपुट इनपुट के बेसिस पर ही हम प्रोडक्शन की मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आई है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है अ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक उच्च और स्थिर लेवल का एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि अच्छा और स्टेबल है। यानी कि स्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दे रहे हैं, स्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। या फिर अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कम और स्टेबल लेवल का हमें इन्फ्लेशन देना है। या फिर अ स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक की तो आपको ही पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक हमारा किस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी पॉलिसीज की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसके अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे फिट बैठते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है हम हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और वो इनका क्या हो, स्टेबल लेवल का हो। यानी कि किसी को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट करें दें तो ऐसा ना हो कि वो कुछ टाइम पीरियड का हो और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत कम इन्फ्लेशन हो जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, मतलब जितना हमने टारगेट अपना बना के रखा है उतने तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं Who was the first argued that the purpose of business was to make profit, यानी कि पहले किसने बताया था कि बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना। मिल्टन फ्राइडमैन ने, मार्गरेट रिचर ने, एलन स्टेनबर्ग ने, या फिर जॉन क्रेन ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बताया था मिल्टन फ्राइडमैन ने कि एक बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन था एक तरह से, मतलब एज इट इज, आपको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको एज इट इज बस नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीपीई। पीपीई की यहाँ पे जो और या फिर P3 जो इनिशिएटिव होता है उसमें आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पब्लिक पॉलिसी पेपर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन, या फिर पर्सनल प्रोडक्शन प्रपोजल। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा। पीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द PFI इनिशिएटिव। अब PFI की फुल फॉर्म बतानी है। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, प्राइवेट फिजिकल इनिशिएटिव, पब्लिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव, या फिर प्राइवेट फाउंडेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव यहाँ पे PFI का फुल फॉर्म होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।